हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इस नंबर पे भी आप कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाके भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज अभी यहाँ पे 28 टेस्ट ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। आज जो डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर 29। सभी टेस्ट में 50 क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है टेस्ट सीरीज। आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, रिवीजन हो जाएगा आपका अच्छे से, पेपर फर्स्ट में कोई इश्यू नहीं रहेगा। लेट्स बिगिन। मध्य प्रदेश में कितनी मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियां हैं? रिकॉग्नाइज्ड अनुसूचित जनजाति जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, ये कितनी है मध्य प्रदेश में? रिकॉग्नाइज्ड कितनी है? ये सबसे ज्यादा जो जनजातीय आबादी है वो यही मध्य प्रदेश में ही है। 46 यहाँ पे मान्यता प्राप्त जनजातियां हैं और 3 है जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है यहाँ पे। और अगर 2011 की जो सेंसस है उसकी बात करें, 2011 की जनगणना की, तो उसके अकॉर्डिंग राज्य में 21.10 इतना परसेंटेज है जो कुल जनसंख्या का 21.10% अनुसूचित जनजाति है। घोटुल प्रथा मध्य प्रदेश में किस जनजाति में पाई जाती है? घोटुल प्रथा है, ये कौन सी जनजाति में पाई जाती है? देखिए, घोटुल प्रथा है ये गोंड जनजाति में पाई जाती है। और गोंड जनजाति की एक उपजाति कहें या समुदाय कहें, गोंड जनजाति की उपजाति है, समुदाय है, वो है मूरिया। मूरिया है, ये कई बार दे दिया जाता है आपको, गोंड नहीं दिया जाता और मूरिया दे दिया जाता है। तो गोंड अगर ऑप्शन में नहीं है तो मूरिया, क्योंकि मूरिया है ये भी गोंड जनजाति की ही एक उपजाति है, समुदाय है। मूरिया लोगों में परंपरा है घोटुल। घोटुल में क्या होता है, बांस और मिट्टी की बनी एक झोंपड़ी होती है। इसमें इसको एक तरीके से अगर समझने की भाषा में कहा जाए तो घोटुल है ये जो मूरिया आदिवासी है या गोंड जनजाति, इनका नाइट क्लब कहा जाता है। इसको नाइट क्लब। इसमें क्या होता है कि ये जो ट्रेडिशन है घोटुल प्रथा, इसके माध्यम से जो यूथ है या फिर जो जिनकी शादी नहीं हुई वो अपना लाइफ पार्टनर यहां से चुनते हैं। इसमें जनसंख्या के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? पॉपुलेशन वाइज पूछा गया है। पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है ये भील ट्राइब। भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। भील का अर्थ क्या होता है? कमान। इसकी अगर 2011 के हिसाब से बात करें, 2011 का जो सेंसस हुआ था, जनगणना 2011, उसके अकॉर्डिंग भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। और जो स्टेट राज्य है मध्य प्रदेश राज्य, उसकी कुल आदिवासी जनसंख्या का, मैं ट्राइब्स की बात कर रहा हूं, कुल आदिवासी जनसंख्या का 39% भील है। और जो कुल एसटी आबादी है, एसटी की बात करें क्योंकि ये भील है, एसटी में आते हैं, तो एसटी में 37.7% भील है। भगोरिया का त्योहार मनाया जाता है। ये भगोरिया का त्योहार कहां पे मनाया जाता है? भगोरिया का त्योहार मेनली जो फेमस है, वेस्टर्न निमाड़ हो गया, झाबुआ है, अलीराजपुर है, बड़वानी है, इनमें यहाँ पे देश विदेश में ये फेमस है। एक तरीके से कल्चरल प्रोग्राम है ये। भगोरिया बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसको होली से 7 दिन पहले, होली मनाते हैं, उससे 7 दिन पहले से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। और लोग यहाँ पे इसको
7 दिन तक मनाते हैं। इसकी शुरुआत है जो एक्चुअली राजा भोज थे उस टाइम से हुई थी, राजा भोज के टाइम से हुई थी। उस समय 2 भील राजा थे, कासुमार और बालून। उन्होंने ही उनकी राजधानी थी भगोर, उसमें ये शुरू किया था, जब से इसका नाम भगोरिया हो गया। तो इसको शुरू किसने किया था? 2 भील राजा थे, कासुमार और बालून। देखिए इस तरीके के फेस्टिवल वगैरह पहले किए जाते थे। अभी तो ये इस तरीके के त्योहार या कोई किया जाता है तो उसके पीछे इकोनॉमी या आर्ट कल्चर का रहता है। उस टाइम पे जो किया जाता था वो लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए किया जाता था। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 4th इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगर झाबुआ नहीं है तो ये निमाड़, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, इनमें सेलिब्रेट किया जाता है भगोरिया फेस्टिवल। कौन सी जनजाति इंडो ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी समूह से जुड़ी हुई है? इनमें से कौन सी जनजाति इंडो ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी समूह से जुड़ी हुई है? देखिए ये है बैगा। बैगा है ये अर्ध खानाबदोश, एक द्रविड़ जनजाति है ये, और यही जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन आदिवासी समूह से जुड़े हुए हैं। बैगा देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी पाई जाती है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो बैगा मेनली डिंडोरी और इसके अलावा बालाघाट, यहां पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ये। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बैगा जनजाति मूल रूप से कहां पाई जाती है, किन जिलों में पाई जाती है? तो ये डिंडोरी और बालाघाट। देखिए आप लोग इसको लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कर लीजिएगा, उसमें ज्यादा कोई इश्यू आता नहीं है, मुझे नहीं लगता है। उससे एक तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा टाइमली और आपका रूटीन बना रहेगा। मध्य प्रदेश का जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान। इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। जनजातीय अनुसंधान एवं जो विकास संस्थान है इसकी स्थापना कब हुई? यह एस्टेब्लिश किया गया था 20 अप्रैल 1954 को, और इसकी जो स्थापना की गई थी उस टाइम पे की गई थी छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा मुख्यालय में की गई थी इसकी स्थापना। बाद में 10 अप्रैल 1965 में इसका मुख्यालय है जो छिंदवाड़ा से शिफ्ट कर दिया गया भोपाल में जो श्यामला हिल्स है, भोपाल में इसका शिफ्ट कर दिया गया। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका 2-3 क्वेश्चन इसके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो डायरेक्ट यही पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश का जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो भोपाल। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 20 अप्रैल 1954 को। भोपाल में कब शिफ्ट किया गया? भोपाल में ये 10 अप्रैल 1965 में इसको शिफ्ट किया गया, 65 में। अब यहां से जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है वो पूछा जाता है आपसे कि इसका संग्रहालय कहाँ पे है? जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था है, इसका मुख्यालय, अब ये तो डायरेक्ट कहाँ स्थित है पूछ लिया। अब इसमें संस्थान का संग्रहालय अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका संग्रहालय कहाँ पे है, तो इसका संग्रहालय अभी भी छिंदवाड़ा में ही है। इसका संग्रहालय छिंदवाड़ा में ही रखा गया था, और जो अभी उसका नाम किस नाम से जाना जाता है? श्री बादल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय, इस नाम से है अभी ये। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था का जो संग्रहालय था छिंदवाड़ा में, उसका नाम क्या चेंज किया है? तो अभी उसका नाम है श्री बादल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से सही कौन सा है? भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। हाँ, ये सही है, भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। बैगा की सबसे बड़ी संख्या मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिलों में पाई जाती है। तो अब ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, सब अभी हमने पढ़ा बैगा कहाँ है सबसे ज्यादा? डिंडोरी, बालाघाट। तो यहां से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बैगा डिंडोरी, मंडला और बालाघाट तीनों में पाए जाते हैं।
बैगा जो जनजाति है ये मंडला, बालाघाट और डिंडोरी तीनों में है। तो ये इस दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। ये मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से। गोसाई, ये गोसाई है, रायसेन, बैगा है, मंडला, भारिया है, छिंदवाड़ा और सहरिया ग्वालियर। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा पहला। भारत की भाषा विविधता को मैप करने के लिए गूगल द्वारा कौन सी डिजिटल परियोजना द्वारा वित्त पोषित डिजिटल परियोजना का नाम क्या है? देखिए ये एक शुरू किया है, गूगल इसको फाइनेंस कर रहा है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये इसका करेक्ट आंसर आएगा, जैसे प्रोजेक्ट वाणी है, ये आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट वाणी है, ये भाषा विविधता को मैप करता है, अब इसको फाइनेंस कौन कर रहा है, इसको वित्त कौन प्रोवाइड करवा रहा है? तो इसको गूगल प्रोवाइड करवा रहा है फाइनेंस सपोर्ट। अब ये किसके साथ कर रहा है गूगल? IISc है बेंगलुरु, उसके साथ मिलकर ये गूगल IISc बेंगलुरु, और इसके अलावा एक और है रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, ये मिलके संयुक्त रूप से और ये मॉडल तैयार कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस भाषा मॉडल के निर्माण के लिए। ये पूरे भारत में क्या कर रहे हैं, भाषा डेटा इकट्ठा किया जा रहा है भाषा का। इसमें दो टर्म और हैं जो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये दो टर्म्स एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि हमारे सिलेबस में ICT भी है, तो या तो ये करंट अफेयर्स के बेस पे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन, या फिर ICT का सिलेबस है उससे उसमें भी ये आता है। RESPIN एंड SYSPIN, रेस्पिन और सिस्पिन, ये दो चीजें ध्यान में रखना, ये इसी से जुड़ी हुई है। जो RESPIN है ये भारतीय भाषाओं में भाषण को पहचानता है, ये आइडेंटिफाई करता है। जो इंडियन लैंग्वेज है उनमें जो भाषण है उसको आइडेंटिफाई करता है ये, कि ये जो स्पीच है इंडियन लैंग्वेज में। और ये सेकंड वाला क्या करता है, उसका संश्लेषण करता है भाषण का, भारतीय भाषाओं में जो भाषण है उसका ये संश्लेषण करता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट इसी से जुड़े हुए हैं। ये प्रोजेक्ट वाणी है जो भाषा विविधता को मैप करने के लिए गूगल और IISc बेंगलुरु ने ART पार्क है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, इसके साथ मिलकर शुरू किया है। सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। देखिए आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इससे आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और सिलेबस पूरा कवर होगा। आपको करंट अफेयर्स वगैरह के नोट्स सारे मिल जाते हैं, उसमें कोई आपको कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई करनी है, रिवीजन करना है। किस उच्च न्यायालय ने हत्या के मामले में जमानत पर विचार के लिए ChatGPT से पहली बार प्रतिक्रिया मांगी है? अभी रिसेंटली कौन से हाई कोर्ट ने, इंडिया में किस हाई कोर्ट ने, ये एक मर्डर का केस था, इसमें ChatGPT से पहली बार उसकी प्रतिक्रिया मांगी थी? क्योंकि जो जज थे वो देखना चाह रहे थे, हाई कोर्ट के जज, कि इसका पूरी दुनिया में क्या व्यापक दृष्टिकोण है, वर्ल्ड वाइड इस पे क्या ओपिनियन है, या वर्ल्ड वाइड इस पे क्या सजा सुनाई जाती है। इस तरीके के जो क्रूर मर्डर के केस होते हैं, जो एक क्रूरता से जुड़ा हुआ हमला होता है, उसमें ये देखना चाह रहे थे, इसीलिए ये यूज किया गया था। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में पहली बार इसका यूज किया गया है। और इसमें जो ChatGPT है उसने कई जवाब दिए हैं, जिनमें से कि अगर उसकी मानसिकता क्रूर है तो उसको जमानत नहीं मिलनी चाहिए, और अगर वो समुदाय के लिए खतरा है तो उसको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। क्रूर मानसिकता के इंसान को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, ये ChatGPT ने कोर्ट के ने जो प्रतिक्रिया मांगी उसमें दिया था। और साथ में ChatGPT ने भी कहा था कि अगर हाई कोर्ट, जो जस्टिस है हाई कोर्ट के जज हैं, अगर वो सुनिश्चित करते हैं,
वो इंश्योर करते हैं कि इस व्यक्ति से जो क्रूर मानसिकता का है, जिसने मर्डर किया है, उसे समाज में कोई डर नहीं होगा, समाज को कोई खतरा नहीं है, समुदाय को कोई खतरा नहीं है, तो उसको जमानत चाहे तो दे भी सकता है। ये शायद जज थे अनूप कुमार या अनूप करके थे, जस्टिस अनूप, पूरा नाम ध्यान नहीं आ रहा है लेकिन ऐसा ही कुछ नाम था उनका, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। किस राज्य ने राज्य की सड़कों को गड्ढों से मुक्त बनाने के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है? पैच रिपोर्टिंग ऐप है, ये रिसेंटली लॉन्च किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। इसमें क्या है कि ये किसी भी व्यक्ति को आसपास की सड़कों पर गड्ढों की तस्वीर खींचकर विस्तृत एक शिकायत दर्ज करने की अनुमति देते हैं। अभी रिसेंटली देखा होगा आपने, एक सोशल मीडिया पे एक थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें ये रास्ता है, इधर ये रिवर है, नदी है, और फिर ये इधर रास्ता है। अब वो गूगल मैप की हेल्प से लेते हुए एक है जो इधर चला गया, तो ऐसा वो वायरल हो रहा था। बाद में वो यहाँ पहुंच गया था नदी के अंदर से ही, तो उसका उसके मीम्स वगैरह बने थे कि गूगल मैप है, इसकी मदद से पहुंच गया है। तो वैसा ही समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको कि ये गूगल, इसमें ये जो ऐप है पैच रिपोर्टिंग ऐप, ये वैसे ही मदद करेगा। ये ऐप अगर आपके मोबाइल में है, आपके पास है, तो उत्तराखंड में आप पता कर सकते हैं कि आगे गड्ढा कहां पे है। और अगर कोई इश्यू रहता है तो आप उसकी तस्वीर खींच के और भेज सकते हैं। इस ऐप में ऐसी फैसिलिटी भी है कंप्लेंट वगैरह करने की। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें, जनजाति है और राज्य है। ये इधर हैं जो जनजातियां हैं, और ये मूल रूप से किस राज्य से जुड़ी हुई हैं, ये हैं। अब इनमें से सोलिंगा है, सोलिंगा कर्नाटक की है, ये सही है। सोलिंगा कर्नाटक का जो चामराजनगर है, चामराजनगर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास का जो एरिया है जिसको BR हिल्स कहते हैं, उस एरिया में पाए जाते हैं ये। मेनली उस वहां के नेटिव हैं सोलेगाज, खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं। जो स्थानांतरित खेती है वो उस तरीके का काम करते हैं। बेटा कुरुम्बा, बेटा कुरुम्बा ये कई जातीय समूहों से हैं, और मेनली सदर्न इंडिया में, साउथ इंडिया में जो नीलगिरी वायनाड क्षेत्र है उसके हैं। आंध्र प्रदेश के नहीं है ये केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु इनमें है मेनली, आंध्रा में नहीं है। और स्पेशली ये नीलगिरी जो वायनाड नीलगिरी क्षेत्र है वहां के हैं। पनियान है ये, पनियान ये भी एक पनियार जनजाति है, और ये केरला के हैं। केरला में भी स्पेशली जो नीलगिरी वायनाड रीजन है उधर के ही हैं। या फिर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो केरला में ये वायनाड, कुन्नूर हो गया, कोझिकोड है, मलप्पुरम जिला है, या फिर कुछ जो कर्नाटक का कुर्ग डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी पाई जाती है ये जनजातियां। या तमिलनाडु का नीलगिरी जिला है उसके आसपास का एरिया है। पनिया क्या है? कोई व्यक्ति जो काम करता है उसको कहते हैं पनिया। पनियान ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो काम करता है, या कोई श्रमिक हो गया, मजदूर हो गया, काम करने वाला कोई भी हो सकता है वो। तो इसलिए इसमें पहला ही स्टेटमेंट सही है, ये चर्चा में है इसलिए आपको ये करवाया है। इसका करेक्ट आंसर आएगा, केवल एक ही सही है, फर्स्ट वाला। थ्री HP जो हाल ही समाचारों में देखा गया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 3HP ये किससे एसोसिएटेड है? अभी ये रिसेंटली न्यूज में चल रहा है काफी। इसका मतलब ये नहीं आज ही चल रहा है, पिछले 1 साल का करंट अफेयर कंसीडर करते हैं तो उसमें चर्चा में रहा है काफी दिन तक। देखिए ये एक शॉर्ट कोर्स है जो बेस है TPT। 3HP किस पे बेस है? एक शॉर्ट कोर्स जो TPT है उस पे, ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट कहते हैं इसको, TB से संबंधित है।
और ये इसको एंडोर्स कर रहा है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको एंडोर्स कर रहा है। इसमें क्या होता है, एक ये कॉम्बिनेशन है 3HP, ये 3 लेयर का टेस्ट है, कॉम्बिनेशन है। इसमें हाई डोज होती है, कॉम्बिनेशन हाई डोज का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें एक तो आइसोनाइज्ड होता है और दूसरा इसमें रिफाफेंटाइन होता है, तो HP हो गया, ये 2 इसके कॉम्बिनेशन। और इसमें क्या होता है कि ये 3 इसलिए लिखा हुआ है, इसमें 3 मंथ में 1 वीक, 1 वीकली फॉर 3 मंथ। ये एक तरीके से WHO द्वारा समर्थित एक लघु कोर्स तपेदिक निवारक उपचार है, TPT। 4th इसका करेक्ट आंसर है, इसको ध्यान रखिएगा। ये वर्ड, ये टर्म और WHO से एसोसिएटेड है। और कंफ्यूज करने के लिए आपको मंथ दे दिया जा सकता है। ये 3 महीने में 1 वीक। माहे, मालवन और मंगरोल हाल ही में लॉन्च किए गए किन उत्पादों के नाम है? माहे, मालवन और मंगरोल अभी ये रिसेंटली लॉन्च किए गए हैं। एक CSL लॉन्च किया है, शैलो वाटरक्राफ्ट, शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना है, उसमें ये 3 जहाज हैं, माले, मालवन और मंगरोल। और ये क्या है, माले, मालवन और मंगरोल, ये नौसेना के लिए विकसित किए गए 3 शैलो वाटरक्राफ्ट हैं। इनको एक साथ लॉन्च किया गया था। ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है, ये ध्यान रखना आपको। आप लाइक वगैरह कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, उससे थोड़ा सपोर्ट रहेगा आपका। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 2030 तक एड्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने का लक्ष्य वर्ष क्या है? इसका टारगेट ईयर, ये क्वेश्चन सही नहीं है इसका। ये टारगेट ईयर यही है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित ये लक्ष्य रखा गया है एड्स को सार्वजनिक रूप से समाप्त करने का, ये 2030 ही रखा गया है। ये ध्यान रखना आपको, 2030 ही रखा गया है। देखिए, ये जो मनाते हैं हम एड्स दिवस, ये कब मनाया जाता है? हर साल 1 दिसंबर को, हर साल 1 दिसंबर को ये मनाया जाता है। कब से मना रहे हैं? 1988 से मना रहे हैं। 33 इयर्स हो गए, लगभग 33-34 साल से ये मना रहे हैं। 35 भी हो गए, 35 हो गए, तो लगभग 35 ईयर से मना रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है, 1988 से मना रहे हैं, हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है, एक तो ये जो अब हमने क्वेश्चन किया कि इसका टारगेट ईयर क्या रखा है, तो 2030 रखा है। अब इसकी थीम क्या थी? इस बार जो ये मनाया गया है, इसको आयोजन किया है, इसकी थीम क्या थी 2023 की? 2023 की जो विश्व एड्स दिवस है, उसकी थीम थी समुदायों को नेतृत्व करने दे, समुदायों को नेतृत्व करने दे, ये इस बार की थीम थी। अगर आपसे 2022 की थीम पूछी जाती है कि 2022 की थीम क्या थी, तो समान करें, समान करें, ये 2022 की थीम थी। अगर आपसे 21 की पूछी जाती है, विश्व एड्स दिवस 21 की थीम, हो सकता है मैचिंग में दे दिया जाए, तो 2-3 ध्यान होनी चाहिए। 21 की थी असमानताओं को समाप्त करें, एड्स को खत्म करो, महामारी खत्म करो। असमानताओं को समाप्त करें, एड्स को खत्म करें, महामारी खत्म करें, ये 2021 की थी। 2020 की है समान करें, 2023 की है समुदायों को नेतृत्व करने दे। और संयुक्त राष्ट्र ने इसका निर्धारित जो टारगेट ईयर रखा है 2030 रखा है। किस देश ने कर में कटौती के लिए विश्व के पहले धूम्रपान पीढ़ी प्रतिबंध को समाप्त कर दिया? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, सबसे पहले है जो युवा पीढ़ी के लिए ये जो धूम्रपान है, इसको बैन किसने किया था? सबसे पहले इसको बैन किया गया था न्यूजीलैंड ने। और अभी जब से ऋषि सुनक आया है, ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उसके बाद से वो भी इस पे सोच रहे थे कि वो भी एक पर्टिकुलर एज तक का वो रेस्ट्रिक्शन रखेंगे, ये पीढ़ी प्रतिबंधन का धूम्रपान बैन करेंगे वो। लेकिन अब क्या किया है न्यूजीलैंड ने,
क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा टैक्स इन्हीं चीज़ों से आता है, चाहे वो अल्कोहल हो या स्मोकिंग हो, जो भी चीज़ें ज़्यादा नुकसान करती है वो उनसे टैक्स गवर्नमेंट को काफ़ी आता है। तो इसमें अब न्यूजीलैंड ने क्या किया है कि अपने टैक्स के लिए ये वापस लिया। काफ़ी टाइम से न्यूजीलैंड में बैन था, लेकिन अब न्यूजीलैंड इसको वापस ले रही है। तो अब इससे काफ़ी लोगों को लगा है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं अपने टैक्स वैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए। जितने ज़्यादा लोग कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा टैक्स आएगा गवर्नमेंट को। किस केंद्रीय मंत्रालय ने संस्कृति गलियारा G20 डिजिटल संग्रहालय की संकल्पना की है? ये संस्कृति गलियारा G20 है, ये कौन से मंत्रालय का है? ये विरासत साझा करने के लिए जो संस्कृति मंत्रालय है उसने किया था। एक बनाया है G20 डिजिटल संग्रहालय। मैंकीटॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसका प्रोडक्ट है, ये किसका उत्पाद है? ये नाम ध्यान रखना आपको, मैंकीटॉस। मैंकीटॉस है, ये किसका प्रोडक्ट है? मैंकीटॉस ये एप्पल का प्रोडक्ट है। जनवरी इसको 1984 में डिजाइन किया गया था। पहले पर्सनल कंप्यूटर का ब्रांड था 1984 में जब बनाया था, बाद में फिर इसको 1998 से मैक के ब्रांड के रूप में इसको जारी किया था। अदरवाइज पहले ये जो पर्सनल कंप्यूटर है उन्हीं का ब्रांड था, एप्पल का। निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी का एक दूसरा नाम है? सेकेंडरी मेमोरी ही कौन सी है इनमें से? देखिए, सेकेंडरी मेमोरी कहें या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी कहें या फिर एक्सटर्नल मेमोरी कहें, ये एक ही चीज है। सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी या फिर नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी ये सब एक ही है। सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है? जिसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता सीपीयू से, लाइक प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज को आप जो डायरेक्ट सीपीयू से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी को आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते सीपीयू से, जैसे प्राइमरी स्टोरेज है उसको कर सकते हैं। तो ए इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आपको ये यूजफुल लगा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। अब आपका एग्जाम नजदीक है, आपका कोर्स अच्छे से हो जाएगा, रिवीजन भी करवाएंगे इसमें। आप निश्चिंत रहें जनरल स्टडीज के पेपर में। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।